हेलो एंड वेलकम बैक टू फन कॉमर्स क्लास। देखिए आज का वीडियो CUET 2023 और साथ साथ क्लास 12 दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। 25 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि कंप्लीट चैप्टर को कवर करेंगे, इसमें हमने बनाए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पूरे एमसीक्यूज आप देखना, आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड शेयर कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 60 lakh. They wants to buy back maximum shares allowed by the law. How much share can they buy back? तो बाय बैक जब कंपनी करती है तो उसको मैक्सिमम वो 25% बाय बैक कर सकते हैं। तो 25/100 हो गया अगर इसको फ्रैक्शन बनाए तो 1/4, यानी कि 60 लाख जो ये शेयर इशू करे हुए हैं इसका 1/4 तो 15 लाख आएगा। तो इसका आंसर होगा 15 लाख शेयर मैक्सिमम कंपनी बाय बैक कर सकती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट है, वाई लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी. हाउ मच शेयर्स आर टू बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक सो दैट कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेटिस्फाइड. तो जितने भी शेयर इशू करते हैं उसका 90% अगर पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेटिस्फाइड नहीं होता। तो 90% अगर 1 लाख शेयर का निकालोगे तो 90,000 आएगा। तो आंसर लगेगा सी। इसका आंसर सी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी फेल्स टू अचीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट इट हैज टू रिटर्न द अमाउंट रिसीव्ड फॉर शेयर्स. अगर कोई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना कर पाए तो लिस्ट क्लोज होने के बाद कितने दिन के अंदर कंपनी को पैसा वापस करना पड़ता है? तो इसका आंसर है 8 डेज। जिस दिन लिस्ट क्लोज होगी उसके 8 दिन के अंदर कंपनी को पैसा लौटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a company fails to achieve minimum subscription and fails to return the application money within the time frame given by SEBI, how much interest will it have to pay for the days of delay? देखिए अगर कोई कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना कर पाए और जो टाइम फ्रेम सेबी ने दिया है कि 8 डेज के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, तो फिर अगर कंपनी वो नहीं कर पाती, फेल हो जाती है उसमें, तो उसको किस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 15% फॉर द डेज ऑफ डिले इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी? इनमें से कौन सी कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कॉमन सील, नीस यू एंड डीस यू. तो देखिए इसमें नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग पहचान होती है कंपनी की कानूनी रूप से, लीगल एंटिटी अपने आप में कंपनी। कॉमन सील भी कंपनी की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर होती है तो उसको सभी डॉक्यूमेंट पे लगाना पड़ता है, तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक ले सकता है कंपनी की। और कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, कंपनी भी आपके ऊपर केस कर सकती है, ये भी है। केवल शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी की, शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट एक्सिस्टिंग इन इंडिया? लिमिटेड बाय शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी. तो देखिए लिमिटेड बाय शेयर तो बहुत सबसे कॉमन फॉर्म ही है ये कंपनी की। दूसरा प्राइवेट कंपनी भी होती है लिमिटेड बाय गारंटी में। और अनलिमिटेड कंपनी जो है ना, ये हालांकि परमिटेड है इंडिया में, इसको भी इंडिया में ऑपरेट करना अलाउड है, लेकिन क्योंकि इसमें लाइबिलिटी शेयर होल्डर की अनलिमिटेड है इसलिए इंडिया में ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फिलहाल इंडिया में कोई कंपनी अनलिमिटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी ओपीसी? ओपीसी मतलब 1% कंपनी, इनमें से कौन सी 1% कंपनी नहीं है? तो देखिए आपको समझना पड़ेगा कि 1% कंपनी के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक जरूर होनी चाहिए कि उसका टर्नओवर जो है ना वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला दिया आपको, अल्फा कंपनी हैविंग ए टर्नओवर ऑफ 1.9 करोड़, तो ये तो ठीक है, हो सकती है ओपीसी, क्या होता है अल्फा कंपनी किसी एक ही बंदे की हो. सॉरी. कंपनी फॉर्म बाय रमेश शर्मा हु इज रिजाइडिंग इन दिल्ली सिंस बर्थ. दूसरी कैरेक्टरिस्टिक इसके लिए ये है कि ये जो भी बंदा ओबीसी बनाए वो रेजिडेंट हो। एक तो इंडिया का उसे रेजिडेंट होना जरूरी है, और दूसरा उसको सिटीजन भी इंडिया का होना चाहिए। देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस सिटीजनशिप में फर्क होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रहने से मिल सकता है, कोई फॉरेनर भी इंडिया में रेजिडेंट हो सकता है अगर वो एक गिवन टाइम फ्रेम तक इंडिया में रह लेता है, लेकिन सिटीजनशिप बाई बर्थ मिलती है, तो ये भी ठीक है।
क्योंकि रमेश शर्मा जो है वो दिल्ली में रिजाइड कर रहे हैं, इंडिया में रिजाइड कर रहे हैं, और सिंस भारतीय ही है तो वो सिटीजन भी है, ये भी हो सकता है। गामा कंपनी हैविंग ए कैपिटल ऑफ ₹40 लाख, 50 लाख से ज्यादा कैपिटल नहीं होनी चाहिए, तो 40 लाख है, तो ये भी हो सकता है। अ कंपनी ओन्ड बाई माइकल, अ सिटीजन ऑफ यूएसए परमानेंटली सेटल्ड इंडिया, ये नहीं हो सकता, तो आंसर इसका डी होगा, क्योंकि माइकल जो है वो सिटीजन तो यूएसए का है, सेटल्ड इंडिया में, यानी कि रेजिडेंट तो है इंडिया में पर सिटीजन नहीं है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो और ये रेजिडेंट है, ये वाली डी हो पाती। तो इसका मतलब डी जो है ये ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकता, ओपीसी के लिए इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए और रेजिडेंट भी होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्टेटस तो मिल सकता है, लेकिन सिटीजनशिप बाई बर्थ ही मिलती है। देखिए, ऑथराइज कैपिटल ऑफ एक्स लिमिटेड इज 9 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each. It issued all the shares and called ₹8 on it. All the shares were subscribed for by the public. Company decided not to call balance amount of ₹2 on shares during the lifetime of the company. What would be its reserve capital? तो देखिए, ₹10 का शेयर है, कंपनी ने ₹8 मांग लिया, 10, तो बाकी बचते हैं कंपनी के ₹2। अब देखिए क्या लिखा है, कंपनी ने डिसाइड किया कि ये ₹2 हम नहीं मांगेंगे जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी। तो रिजर्व कैपिटल के लिए कहा भी जाता है कि इट इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच शैल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि अनकॉल्ड कैपिटल का वो पार्ट होता है जिसको कंपनी वाइंडिंग अप तक नहीं मांगेगी। तो कंपनी के पास शेयर कितने हैं? 9 लाख। और अभी कंपनी ने क्या डिसाइड कर लिया कि हम ये ₹2 नहीं मांगेंगे जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, तो 18 लाख रुपीज कंपनी के रिजर्व कैपिटल, यानी कि ए होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश होल्ड्स 100 शेयर ऑफ 100 each of जेट लिमिटेड एंड रिसीव डिविडेंड ऑन देम एट अ फिक्स्ड रेट 8%। रमेश के पास 100 शेयर हैं, ₹100 का एक है, और उस पर सिर्फ फिक्स्ड रेट 8% से डिविडेंड मिलता है। करंट ईयर में जेट लिमिटेड ने उसे 2 साल का इंटरेस्ट डिविडेंड दिया है, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का अनपेड भी दे दिया। विच टाइप ऑफ शेयर्स आर बीइंग हेल्ड बाय रमेश? तो रमेश के पास किस टाइप के शेयर है? इक्विटी शेयर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। देखिए, इक्विटी शेयर तो नहीं होता, इक्विटी शेयर तो केवल इक्विटी शेयर ओनर है, अगर वो आपको डिविडेंड होता है तो दे देंगे, अगर प्रॉफिट होता है डिविडेंड दे देंगे, नहीं है तो नहीं। ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल का अगले साल का भी देंगे। और प्रेफरेंस शेयर में ऐसा होता है, लेकिन इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है केवल। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है कि अगर आपको इस साल नहीं दिया तो अगले साल दोनों साल का, अगले साल भी नहीं तो 3 साल 4 साल, जब भी होगा पूरा आपको पिछला एरियर दे देंगे। तो इसका आंसर बी होगा। पार्टिसिपेटिंग भी नहीं है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनको एक्सेस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का राइट्स होते हैं, और रिडीमेबल होते हैं जो एक फिक्स टाइम पर रिडीम करते हैं। तो इसका आंसर बी होगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर ऑफ ₹10 each of Anand due to non-payment of allotment ₹3, first call ₹2, final call ₹3. It issued 700 shares to Manoranjan. Maximum discount it can allowed on reissue can be, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं? तो देखिए, 700 शेयर कंपनी ने री इशू किए। अब इस पर देखिए कि आपको शेयर है ₹10 का, ठीक है, और क्या चीज नहीं दी है? अलॉटमेंट नहीं दिया है ₹3, प्लस फर्स्ट कॉल नहीं दिया ₹2, और ₹3 की फाइनल कॉल, तो 8 तो अनपेड है, और शेयर है 10 का, तो यानी कि पेमेंट कितना किया गया शेयर पर? ₹2 का। ठीक है, तो जो पेमेंट किया गया वही आपने फॉरफिट किया, तो आपने मैक्सिमम ₹1400 पर फॉरफिट किए हुए। तो जितना पैसा आपने फॉरफिट किया है, ठीक है, आपने शेयर 1000 फॉरफिट किया, लेकिन आप इशू 700 कर रहे हैं, तो इसी पर डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 700 शेयर जो इशू कर रहे हैं उनका आपने ₹1400 फॉरफिट किया है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 1400 ही दे सकते हैं। इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1000 सिर्फ कर देते हैं, तो 1000 तो सारे शेयर का है, लेकिन आप सारे रिशू नहीं कर रहे ना, आप रिशू केवल 700 कर रहे हो, तो 700 का ही करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स कैन बी अलाउड ओनली व्हेन दे आर, ठीक है, शेयर पर डिस्काउंट कब देते हैं? व्हेन दे आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार इशू करते हैं, जब फॉरफिटेड होते हैं, जब री इशूड होते हैं, नन होते हैं। तो जब शेयर को री इशू किया जाता है तब उन पर डिस्काउंट दिया जाता है। देखिए, फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू होता है तो आप डिस्काउंट नहीं दे सकते, प्रोहिबिट किया कंपनी ने, सेबी ने इसको। फॉरफिटेड शेयर जिससे फॉरफिट करते हैं उसमें तो कोई सवाल ही नहीं होता डिस्काउंट देने का, क्योंकि आप फॉरफिट कर रहे हैं, जो पैसा दे चुका है वो भी जब कर रहे हैं। तो इसका आंसर है री इशू। जब हम री इशू करते हैं तो उस समय डिस्काउंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है, कैपिटल प्रॉफिट अराइज ओनली व्हेन शेयर्स आर, शेयर पर कैपिटल प्रॉफिट कब अराइज होता है?
इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब उनको पहली बार इशू किया जाता है, या जब फॉरफिट करते हैं, जब रीइशू करते हैं, नॉन ऑफ दिस। तो जब रीइशू करते हैं ना, तब कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है। देखिए आपने मान लीजिए एक शेयर पर 3 रुपया फॉरफिट किया है, और आप जब रीइशू कर रहे हैं तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आपको 2 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, ये कैपिटल प्रॉफिट। जब रीइशू करेंगे शेयर को, तब हमको कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है। अमाउंट फॉरफिटेड in respect of shares not yet reissued it's shown as। देखिए जो शेयर हमने फॉरफिट तो कर लिए हैं, लेकिन अभी हमने उनको रीइशू नहीं किया, हमारे पास पड़ा हुआ है शेयर फॉरफिटेड का पैसा, तो उसको हम कहां शो करेंगे? इन एडिशन टू शेयर कैपिटल, इन एडिशन टू रिजर्व सरप्लस, करंट लायबिलिटी और सेपरेट लायबिलिटी। इन एडिशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में ही उसको ऐड कर दिया जाता है, रिजर्व सरप्लस में नहीं जाता। रिजर्व सरप्लस में जब हम रीइशू करेंगे, तो ये कैपिटल से हमने निकाला था ना, ये तो 2 रुपये बता रहा हूँ मैं आपको, ये कैपिटल रिजर्व रिजर्व सरप्लस में जाता है। आपको जो, जब तक आप रीइशू नहीं करेंगे तो फॉरफिटेड शेयर को आप कैपिटल में ऐड करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप किन चीजों के लिए यूज नहीं कर सकते? इशूइंग बोनस शेयर, पेमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बायबैक ऑफ शेयर, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। देखिए बोनस शेयर दे सकते हैं बिल्कुल सिक्योरिटी प्रीमियम से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ हो सकता है, डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर वगैरह भी राइट ऑफ होते हैं, बायबैक ऑफ शेयर के लिए भी यूज होता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर नहीं हो सकता। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है, वो शेयर पर डिविडेंड देने के लिए आप इशू नहीं कर सकते, नहीं यूज कर सकते। एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी ट्रांसफर टू आफ्टर सेटिंग ऑफ अलॉटमेंट। देखिए एक ब्लैंक दिया हुआ है, एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन कैन बी ट्रांसफर टू डैश आफ्टर सेटिंग ऑफ अलॉटमेंट। एप्लीकेशन पर आपको पैसा ज्यादा मिल गया, मान लीजिए आपको एप्लीकेशन पे 1 लाख रुपए मिलना था, और आपको मिल गया है 1.5 लाख रुपए। अब आपने अलॉटमेंट सेटल कर लिया, और अलॉटमेंट सेटल करने के बाद मान लीजिए 10K यानी कि 10,000 रुपये अभी आपके पास पड़ा हुआ है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे आप? 10,000 जो अभी भी अलॉटमेंट की बात पड़ा है, तो ये जाएगा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अगर आपको मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉल्स इन एडवांस लेना, तो ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर क्वेश्चन में ऐसी इंटीमेशन नहीं है कि आप एडवांस ले जा सकते हैं या यूज कर सकते हैं, तो आपको बिना इंफॉर्मेशन को पैसा रिटर्न कर सकते हैं। तो फिलहाल जब पूछा कहाँ ले जा सकते हैं, तो अलॉटमेंट में हम ले जा सकते हैं। Alpha Limited forfeited 1,500 share of 10 each of X due to non-payment of allotment ₹2. First call ₹3, final call ₹2. Final call of 2 was not paid as yet. ठीक है, 2 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया, 3 रुपए की कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट और कॉल ये 5 रुपए अनपेड है, और 2 रुपए की कॉल कंपनी ने करी ही नहीं है। 1,000 शेयर रीइशूड बाय द कंपनी, 1500 शेयर फॉरफिट किया, लेकिन उसमें से 1,000 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिया एट ₹9, 9 रुपए का, फुल्ली पेड मान लिया है। व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? तो देखिए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है रीइशू पर जो प्रॉफिट हुआ। तो ये शेयर हमारा कितने का था? 10 का था, जिसमें से हमने 2 रुपए की कॉल करी ही नहीं, तो हमने कितना पैसा मांगा इसमें? 8 रुपया मांगा। तो शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट नहीं दिया 2, और फर्स्ट कॉल नहीं दिया 3, तो टोटल 5 रुपए अनपेड है। तो आपके पास आए कितने पैसे? 3 रुपए, तो आपने फॉरफिट किया 3 रुपए। अब रीइशू हमने क्या, 9 रुपए पर फुल्ली पेड मान लिया, तो 1 रुपया हमने कम किया, 1 रुपया लेस कर देते हैं, तो 2 रुपए का हमको इस पर प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए शेयर रीइशू हमने कितने किए हैं? 1,000, और 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, 1,000 इंटू 2,000, का आंसर होगा इसका सी, 2,000। तो आप कैपिटल रिजर्व में 2,000 रुपए ले जा सकते हैं। रामा लिमिटेड मेंटेन्स अ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। They invited application for 10,000 share of 25 each to be paid as given period. Application 5, allotment 7, first call 8, remaining one final call. एप्लीकेशन मिली 19,000 शेयर। देखिए आपने 10,000 शेयर इशू किए हैं, और आपको 19,000 की एप्लीकेशन मिली। एप्लीकेशन में से 4,000 आपने रिफ्यूज कर दिया। अब आपको पूछा है बाकियों को प्रोराटा बेसिस पे दिया, यानी कि 15 वालों को आपने 10,000 शेयर दे करके प्रोराटा लगा दिया। 19,000 एप्लीकेशन आई है, 4 लौटा दी, 15 वालों को आपने 10 दे, क्योंकि 10 ही आपने इशू कर दिया। आपसे पूछा हाउ मच अमाउंट वुड यू ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद आप कितना पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे? तो देखिए जब जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बनता है, तो जब हम एंट्री करते हैं, तो पहली एंट्री में क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, जॉइंट है तो साथ से लिख दें एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो 19,000 शेयर का पैसा हम ले लेंगे 5 रुपीज के।
फिर हम क्या करेंगे, जो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 4000 शेयर को हमने रिफ्यूज कर दिया, इनका पैसा लौटा देंगे। फिर हम जब ड्यू करेंगे तो हम ड्यू करने में ये 5 रुपए और ये 7 रुपए ड्यू पूरा एक साथ कर देंगे एक ही बार। तो हमारे को एंट्री करनी पड़ेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 10,000 शेयर आपने इशू के, और आपको कितना लेना देखिए 5 और 12 तो हो गया, तो 1,20,000, 1.2 लाख। तो ये आ जाएगा आपका 1,20,000, डी आंसर होगा। तो आपको जो है ड्यू तो दोनों को मिला के ही करना पड़ता है। एप्लीकेशन के बाद जब बनाएंगे कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, बल्कि ड्यू करेंगे तो पूरा कर देंगे दोनों को मिला के। और जितना पैसा बाकी रहेगा वो आप फिर बाद में रिसीव कर देना अलॉटमेंट जब ड्यू। मारुति लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर ₹10 लाख। they paid 120 to X Limited in cash। देखिए 10 लाख का बिजनेस लिया, 1,20,000 का आपने दे दिया। अब देखिए आपको एन इशूड शेयर 1,20,000 नगद दे दिया है कैश में, और फिर शेयर इशू कर दिए हैं टू डिस्चार्ज बैलेंस स्पेसिफिकेशन। इफ दे इशू शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10, हाउ मच शेयर दे हैव टू इशू। तो अब देखिए कि कितने शेयर उनको इशू करने हैं। तो आपने 10 लाख रुपए की एसेट खरीदी, 1,20,000 दे दिया आपने, तो 8,80,000 रुपीज आपने अभी और दे। शेयर आपने 100 का है, 10 रुपए प्रीमियम लेंगे तो 110 रुपए पर शेयर इश्यूज होगा आपका, मतलब 110 रुपए सेटल करेगा एक बार एक शेयर। तो निकालने का तरीका होता है अमाउंट टू बी पेड टू वेंडर डिवाइड बाई इशू प्राइस ऑफ शेयर। इसको डिवाइड कर दें तो 11,8 और 3 जीरो, तो 8,000 शेयर आपको इशू कर देंगे। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है, इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैश ऑफ शेयर्स। देखिए कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी हो तो उसमें शेयर होल्डर की लाइबिलिटी कितनी होती है, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, अनकॉल्ड वैल्यू, फेस वैल्यू। अब मान लीजिए शेयर 10 रुपए का है और इस पर आप 7 रुपए दे चुके हैं और 3 रुपए आपके अनकॉल्ड है। अभी मतलब कंपनी ने मांगे नहीं है, अनपेड करो चाहे अनकॉल्ड करो। ये तो हो गई फेस वैल्यू, ठीक है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए देने होते हैं, लेकिन वो 7 दे चुका है, ये हो गए कॉल्ड अप है। तो अब अगर कंपनी को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो शेयर होल्डर की लायबिलिटी वो है जो उसने अभी पैसा नहीं दिया है। यानी कि इसमें अनपेड तो लिखा नहीं, अनकॉल्ड लिखा है, तो कंपनी ने 3 रुपए नहीं मांगे हैं तो वही 3 रुपए कंपनी मांग सकती है, तो अनकॉल्ड इसका आंसर है। फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन 10 रुपए बस आपने 7 मांग लिए हैं, 7 कॉल्ड अप है, ये आपका आ ही चुका है, तो अनकॉल्ड वैल्यू इसका आंसर है। पेड अप वैल्यू हो गई 7। तो आप इसका लिखा आंसर अनकॉल्ड वैल्यू, जितना पैसा कंपनी ने नहीं मांगा अभी तक सॉरी, वो पैसा कंपनी मांग सकती है। देखिए नेक्स्ट है, नेचर ऑफ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज पर्सनल, रियल, नॉमिनल, नन ऑफ दिस। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हो या फिर एप्लीकेशन अकाउंट हो, ये सभी अकाउंट जो होते हैं पर्सनल होते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर से हमने कितना पैसा देना है, तो कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है। तो ये सब अकाउंट पर्सनल है। अलॉटमेंट, एप्लीकेशन भी पूछ सकते हैं, वो आपका इसमें आएगा पर्सनल। हाउ मच प्रीमियम कैन बी चार्ज बाय ए कंपनी ऑन इशू ऑफ शेयर्स। जब कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो कितना पैसा प्रीमियम के रूप में चार्ज कर सकते हैं, 25% ऑफ फेस वैल्यू, 50% ऑफ फेस वैल्यू, 100% ऑफ फेस वैल्यू। तो देखिए शेयर लेने की, शेयर पर प्रीमियम लेने की कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं प्रोवाइडेड की पब्लिक आपको दे दे। तो आप जितना चाहे उतना प्रीमियम ले सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। आप 10 रुपए के शेयर को 20 में, 30 में, 50 में, 100 में, 1000 में, जितने में चाहे, अगर पब्लिक दे रही है तो आप इसको इशू कर सकते हैं। प्रीमियम के लिए कोई लिमिट नहीं, उसके डिस्पोजल पर लिमिट होती है कि खर्च कैसे करते हैं। देखिए नेक्स्ट है, एक्स लिमिटेड issued 10,000 shares of 10 each to be paid as given below. On application ₹2, on allotment 3, first call 3, final call 2 was not paid. तो देखिए 10 रुपए का शेयर है और 2 रुपए की कॉल हमने करी नहीं, तो 8 रुपए हमने कॉल किए गए, ठीक है। 2 रुपए एप्लीकेशन हो गए, 3 रुपए अलॉटमेंट हो गया, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, तो 8 रुपए हो गए, और 2 रुपए की कॉल अभी करी नहीं। A holder of 1,000 share failed to pay anything after application।
कोई एक बंदा है जो एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दे पाए 1000 शेयर, while he a holder of 500 share paid application and allotment money but failed to pay all amount. What would be shown in call scenario? कॉल सीनियर कितनी होगी? तो देखिए पहला बंदा जो ए है उसके पास है 1000 शेयर, और क्या लिखा है उसने? 8 रुपए आपने मांगे, आपने दो तो मांगे ही नहीं, तो उसको एरिया में कंसिडर नहीं कर सकते आप। तो 8 रुपए आपने मांगे, तो इसने आपको क्या लिखा है कि 1000 शेयर वाला जो है फेल टू पे एनीथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन थी बाकी है 3 और 3 6 रुपए नहीं दिए इसने। तो इसको 6 से इंटू कर लो तो 6000 तो एरिया दिए हो गया। ठीक है, ए जो शेयर है 6000 को उसके एरिया हो गए। दूसरे बंदे के पास 500 शेयर है, और लिखा है कि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, वो केवल आपको फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दे पाया, तो 1500 रुपये हो गए, तो मिल करके 7500 रुपीज हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका आएगा डी, 7500। देखिए फाइनल कॉल को कंसिडर मत करना, क्योंकि वो तो आपने कॉल ही नहीं करी, तो कॉल से हो नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, एक्स लिमिटेड had 60,000 shares of 100 each subscribed for by the public. All money received duly till the final call. If final call was received only on 55,500 shares and there is a balance of 135 in policy dealer account, what would be the value of final call? ये इसको बी पढ़ेगा भाई। तो फाइनल कॉल की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए आप कैसे पता लगा सकते हैं? आपको कॉल सीनियर कितनी दिखा रखी है? 1,35,000 रुपीज, 1,35,000 रुपये नहीं आए। 60,000 शेयर इशू किए हैं, और उसमें से जो 60,000 में से आपको कितनों ने पैसा नहीं दिया है? 55,500 ने दिया, तो यानी कि 4500 शेयर पर आपको पैसा नहीं था। तो ये कॉल सी एरर का अमाउंट है, और ये पैसा किन्होंने नहीं दिया पता चल गया, 4500 शेयर पर नहीं। तो जीरो से जीरो काट दो तो, और 45 3 जा 135 30 रुपीज, तो फाइनल कॉल का अमाउंट 30 रुपये। 4500 शेयर वालों ने नहीं दिया आपको 30 रुपए के हिसाब से, तो 1,65,000 कॉल सी। तो कॉल सी एरर के अमाउंट को आप जितने शेयर में पैसा अनपेड उनसे डिवाइड करें तो आपको फाइनल कॉल पता चल जाए। नेक्स्ट, जेड लिमिटेड इशूड 15,000 शेयर्स एंड रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स। 15,000 शेयर इशू किए, 20,000 की एप्लीकेशन आई। शेयर इन्होंने प्रोराटा बेसिस पर इशू कर दिया। एक्स के बाद 600 शेयर है, एक्स होल्डर ऑफ 600 शेयर, एक्स के बाद 600 शेयर है। आपको मेंशन करना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय एक्स, एक्स ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है, और एक्सेस अमाउंट पेड बाय एक्स ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, उसने जितना फालतू पैसा दिया है वो कितना पैसा उस अलॉटमेंट में जाएगा। एप्लीकेशन 2 रुपए है, अलॉटमेंट 3 रुपए है। तो देखिए पहले आपको एक रेशियो बनाना पड़ेगा कि 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है, और आप इशू कर सकते हैं केवल 15,000। ये प्रोपोर्शन बनाया, 3 से 3 जीरो आप कैंसिल कर दें, फिर आप इनको और फर्दर 5 से कर सकते हैं, 5 4 जा और 5 3 ये अप्लाइड हो गया, 3 हो गया, ये हो गया अलॉट। अब आप देखिए जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया है एक्स ने, ये 600 शेयर, ये इसने अप्लाई किया या होल्डर है? तो लिखा है कि एक्स होल्डर ऑफ 600 शेयर, तो ये होल्डर ये वाला तो यहाँ रख दे, और ये निकालना है कि हम एक्स मान लेते। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 2400, तो x आ जाएगा आपका 800 शेयर, यानी कि 800 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया। तो 800 शेयर 1 2 3 जगह, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता 1800 शेयर होना, तो इन तीन में से कोई है। अब उसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया, 600 दे दो, 200 शेयर का पैसा फालतू हो गया, तो 200 शेयर का पैसा फालतू है। एक शेयर पर एप्लीकेशन है 2 रुपए, तो एप्लीकेशन दिया तो एप्लीकेशन ही फालतू होगी, तो 400 रुपए उसके ट्रांसफर होंगे अलॉटमेंट में। तो ये आंसर आएगा बी, 800 शेयर अप्लाई किया और 400 रुपए उसके अलॉटमेंट में ट्रांसफर। इस तरह से आप निकाल पाएंगे। देखिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट, X Limited issued 10,000 shares of 10 each to be paid as given below. On application 3, on allotment 2, on final call 3. Sorry, application 3, allotment 2, first call 3, final call balance. Applications were received for 18,000 shares, and shares were issued pro rata to all applicants. If excess money received on application were to be used for allotment and calls,
हाउ मच मनी टू बी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। देखिए आपने क्या दिया इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है कि 10,000 शेयर हमने इशू किए और एप्लीकेशन आ गई 18,000 शेयर की, तो 8,000 शेयर का पैसा फालतू है। अब फालतू पैसा जो आएगा वो केवल एप्लीकेशन के तो आएगा, एप्लीकेशन पर तो 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। अब आप देखें अलॉटमेंट पे ले जाओ पहले, क्योंकि पूछा है कॉल में कितना पैसा मिल रहा है हमें, तो पहले अलॉटमेंट में ट्रांसफर कीजिए। अलॉटमेंट लेना है 2 रुपये और शेयर आपके इशू किया 10,000, तो 10,000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से आप 20,000 रुपया अलॉटमेंट का ले लें। तो जो फालतू पैसा आया है उससे पूरा अलॉटमेंट सेट ऑफ होने के बाद भी हमारे पास 4,000 रुपये बच गए। अब आप देखिए फाइनल कॉल कितनी लेंगे, 10,000 शेयर इशू किया तो फाइनल कॉल भी 10 पर ही लेंगे आप। और आप फाइनल कॉल आपको, सॉरी फर्स्ट कॉल आपको लेने 3 रुपए, तो ये हो गया 30,000 रुपये आपने ले लिए। लेकिन ये 4 आप ट्रांसफर करते हैं, 4 आपके पास एक्स्ट्रा अभी भी बचेगा, तो इसका मतलब हुआ कि आपको फर्स्ट कॉल में 26,000 रुपये मिलेंगे, तो आंसर होगा 3। तो इस तरह से बच्चों आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आप इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह देखें समझें, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में हमें बताएं, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, और अगर आपको पढ़ाई वाला कंटेंट अच्छा लगता है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर।